सातवीं कक्षा के छात्रों को मेरा नमस्ते। मैं श्रीमती ठाकुर मैडम देशी केंद्र विद्यालय से आज मैं आप सबको सर्वनाम के प्रकारों के बारे में जानकारी दूंगी। बच्चों, आप सातवीं कक्षा में हो तो आप सबको व्याकरण के बारे में जान ही लेना है, क्योंकि आपको पाँचवीं और छठी कक्षा में संज्ञा और संज्ञा के प्रकार, संज्ञा भी बोला जाता है और संज्ञा भी बोला जाता है, तो संज्ञा के जो भेद होते हैं, भेद मतलब प्रकार, संज्ञा के भेद इससे पहले आपने देखे हैं, लेकिन संज्ञा किसे कहते हैं ये आपको समझ सबसे पहले लेना है। बाद में आपको सर्वनाम की परिभाषा बताऊंगी। सर्वनाम की परिभाषा वैसे तो आपके सामने है, लेकिन इससे पहले कुछ बच्चों को संज्ञा ही समझ में नहीं आती। संज्ञा की जानकारी का जो वीडियो आप सबके सामने इससे पहले होगा उससे जानकारी लो और संज्ञा के बारे में मतलब उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, मतलब उसके भेद कौन से हैं ये भी जान लेना है। यहाँ आप सबको मतलब जिन छात्रों को संज्ञा की परिभाषा समझ में आ गई, संज्ञा की परिभाषा समझ में आ गई, उन्हें सर्वनाम बड़ी ही सरलता के साथ समझ में आ जाएगा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की आवृत्ति के तौर पर मैं आपको 2-4 वाक्य बता रही हूँ। संज्ञा मतलब किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, स्थल मतलब ठिकान, इनके नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा जो होती है जैसे कि लड़का, लड़की, पर्वत, महल, अब इनके नाम अगर आते हैं तो जैसे कि आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में उसने आपने जान लिया, पहला प्रकार मतलब संज्ञा का पहला प्रकार आप सबने जान लिया था। उसमें से आप सबको व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला प्रकार, दूसरा प्रकार जातिवाचक संज्ञा, उस तीसरा प्रकार भाववाचक संज्ञा, चौथा प्रकार समूहवाचक संज्ञा और पांचवा प्रकार संज्ञा का था जो था द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब संज्ञा। तो इसके प्रकारों में आप सबने उदाहरण देखे हैं, जैसे कि ज्योत्सना, हिमालय, गंगा, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञाएं जैसे कि पर्वत, महल, आश्रम, लड़का, लड़की, वृक्ष, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण मैंने आपको बताए अभी। और आगे मैं आपको बता रही हूँ कि तीसरा प्रकार संज्ञा की आवृत्ति में आपको 2-4 वाक्यों बताकर ही लूँगी, मतलब उदाहरण, और आगे हम सर्वनाम तो अब सीखने ही वाले हैं। अब तीसरा प्रकार जो था संज्ञा का वह कौन सा था? आपने सीखा है, पढ़ा है, लेसन भी आपने सुना है। तो उसमें तीसरा जो प्रकार कौन सा है? भाववाचक संज्ञा मतलब वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थल, इनके गुण अथवा उनकी विशेषता मतलब गुणधर्म के बारे में, भाव और अवस्था के बारे में जिस शब्द से जानकारी मिलती है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो नम्रता, दया, अवस्था मतलब दशा जैसे कि बुढ़ापा, बचपन आदि, सुंदरता, नम्रता, मिठास, ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अब चौथा प्रकार कौन सा आपने देखा था संज्ञा का प्रकार? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा भी आप सबने देखी है, मतलब जिस शब्द से समूह का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। समूह का शब्द कराने वाला, समूह का मतलब समूह जिसमें है ऐसा हमें लगता है, ऐसे शब्द कौन से होते हैं? जैसे कि झुंड, सभा, सभा में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, लोगों का समूह होता है, इसीलिए वह क्या हुई? समूहवाचक संज्ञा। तो ये जो पहले सर्वनाम से पहले ये सब आपको जान लेना है। मैं सिर्फ आवृत्ति के तौर पर आपको ये बातें बता रही हूँ। समूहवाचक संज्ञा जिसके उदाहरण क्या थे? झुंड, सभा, दल, टोली, संघ, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि मेला, परिवार, भीड़, पुष्पगुच्छ, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। और पांचवा प्रकार सबसे सरल जो कि संज्ञा का प्रकार आपने देखा था, द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब
जैसे कि द्रव पदार्थ जिनमें होते हैं, धातु होते हैं, धातुओं के नाम सोना, चांदी, पीतल, लोहा, और द्रव पदार्थ जैसे कि दूध, और जिनकी मतलब ऐसे रुई, कपास, ऐसे जो पदार्थ होते हैं जिन्हें गिना नहीं जाता तो उन्हें क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो उनमें क्या आता है? रुई मतलब कपास, जैसे कि मिट्टी, और साथ ही साथ दूध, पानी, ये जो द्रव पदार्थ होते हैं तो इन्हें क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। आज हमें देखना है, आज हमें क्या देखना है? मैंने अभी तक आपको संज्ञा के प्रकारों की आवृत्ति बताई जो कि आपने पढ़ा है। उसकी आवृत्ति लेना मुझे यहाँ ठीक लगा, इसलिए मैंने आपको वह 5 संज्ञा के प्रकार भी उसकी आवृत्ति सिर्फ कराई हैं। आपने तो देखा है इससे पहले के लेसन में संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के 5 प्रकार कौन से हैं, लेकिन जिसे संज्ञा समझ में आ गया उसे बड़ी ही सरलता के साथ सर्वनाम भी समझ में आता है। किसे कहते हैं बच्चों संज्ञा? तो आप सब संज्ञा मतलब आप सब नाम बोलते हो उसे मराठी में। संज्ञा का अर्थ क्या है मराठी में? नाम। लेकिन हिंदी में उसकी परिभाषा क्या है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, स्थल, इनके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, मतलब संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के बदले आने वाला जो शब्द होता है उसे कहेंगे सर्वनाम। आज हमें क्या देखना है? सर्वनाम। अब संज्ञा की आवृत्ति हो चुकी है और अब मैंने आपको आज मुझे आपको क्या बताना है? सर्वनाम की जानकारी बतानी है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम, उसकी परिभाषा यह है कि संज्ञा के बदले जो शब्द अथवा संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है उसे कहते हैं सर्वनाम। मतलब देखो, एक उदाहरण बताती हूँ। शिवाजी, तुम प्रतिज्ञा करो। तो शिवाजी, यह क्या हुई? वाक्य में आई हुई संज्ञा। लेकिन संज्ञा के बदले उसी वाक्य में कौन सा शब्द उपयोग में लाया गया है बच्चों? तुम। तो तुम क्या हुआ? सर्वनाम। मतलब संज्ञा के बदले अथवा संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। और वैसे तो सरल शब्दों में सर्व मतलब सब नामों मतलब संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, वह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका, आदि। आदि मतलब इत्यादि, मराठी में आप उसे इत्यादि बोलते हो। तो ये परिभाषा मैंने आपको बताई। एक बार फिर बताती हूँ कि जो शब्द संज्ञा के बदले अथवा संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल मतलब उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं सर्वनाम। आज हमें उसके प्रकार भी देखने हैं, सर्वनाम के भेद भी देखने हैं। सर्वनाम के 6 भेद है, 6 प्रकार है। तो कौन कौन से प्रकार है यह भी हम सबको देखने हैं। और बच्चों एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि एक ऐसा उदाहरण मतलब सर्वनाम की विशेषता भी अथवा सर्वनाम की आवश्यकता भी, सर्वनाम की विशेषता भी और आवश्यकता भी। सर्वनाम की आवश्यकता क्या हो सकती है? तो एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको उसकी आवश्यकता बताऊंगी। देखो, मैं आगे आपको एक उदाहरण बता रही हूँ। देखो, ये उदाहरण है और इसमें आप सबने देखा होगा कि 5 वाक्य दिए गए हैं। सीता कल गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। तो बच्चों, यहाँ मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि सीता, ऐसा सीता 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 और सीता 5 बार 5 वाक्यों में आया हुआ है। कभी कभार क्या हो जाता है, वाक्य में संज्ञा का बार बार आना वाक्य कभी कभार वो दोषी अथवा मतलब अनपटे लग जाते हैं, अटपटे वाक्य वह लगते हैं। मतलब बोलने में ऐसे हमें लगता है कि कुछ वाक्यों में
मतलब सरलता से, हिंदी के वाक्य कैसे हम सरलता से, पूर्ण सुंदरता से वाक्य जिसे हम कहते हैं बोलते समय, तो वो बार बार संज्ञा का प्रयोग करने से वह उसकी जो सुंदरता होती है वाक्य की वह नष्ट हो जाती है। इसीलिए सर्वनाम की आवश्यकता होती है। जैसे देखो पहला उदाहरण, सीता कल गांव जा रही है, तो इसमें से सीता एक यह क्या है, संज्ञा, और हर एक वाक्य में सीता यह संज्ञा दी गई है। लेकिन सीता के बदले अगर हमने कुछ शब्दों का उपयोग किया, मतलब सर्वनाम का उपयोग किया, तो वह वाक्य कितने सुंदर लगेंगे। और आपको भी ध्यान में आ जाएगा कि बार बार संज्ञा का उच्चारण करने से वाक्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए सर्वनाम की आवश्यकता होती है। आगे देखो, वही यही उदाहरण सर्वनाम के तौर पर मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो, अब देखो यही उदाहरण है, लेकिन इसमें सर्वनाम का प्रयोग किया गया है बच्चों। तो देखो, सीता कल गांव जा रही है। अब सीता के बदले यहाँ वाक्य में कौन सा शब्द आया हुआ है, उसने अपना सारा सामान बांध लिया। मतलब सीता की जगह कौन सा शब्द उपयोग में लाया गया है, उसने। तो उसने क्या हुआ, सर्वनाम। अब तीसरा वाक्य देखो, वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। मतलब सीता के बदले वो, इस शब्द का उपयोग यहाँ किया गया है, इसीलिए वह क्या हुआ, सर्वनाम। अब तीसरा वाक्य देखो, उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। मतलब सीता के बदले यहाँ भी उसने यह शब्द उपयोग में लाया गया है, और संज्ञा के बदले जो शब्द उपयोग में लाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, सर्वनाम। तो उसने क्या हुआ, सर्वनाम। अब देखो अगला जो वाक्य है उसमें भी सीता के बदले उसका बहुत मन था वहाँ जाने का, उसका यह सीता के बदले उपयोग में लाया गया शब्द है जिसे हम सर्वनाम कहेंगे। और गांव के बदले यहाँ शब्द आया है वहाँ, मतलब वहाँ गांव के बदले यहाँ शब्द उपयोग में लाया गया है, इसीलिए वहाँ भी क्या हुआ, सर्वनाम। अब देखो वाक्य पढ़ने में कैसे लग रहे हैं, बार बार संज्ञा का उपयोग न करने के कारण सीता के बदले अगले वाक्यों में हमने सर्वनाम का उपयोग किया है संज्ञा के बदले। तो वाक्य सुंदरता, मतलब वाक्य की सुंदरता बढ़ गई है। सीता कल गांव जा रही है, उसने अपना सारा सामान बांध लिया है, वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है, उसका बहुत मन था वहाँ जाने का। कहने का मतलब यह है बच्चों कि संज्ञा के बदले अथवा संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है उसे हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। और सर्वनाम की आवश्यकता के बारे में मैंने आपको कहा कि वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए सर्वनाम की आवश्यकता होती है। तो देखो ये जो सर्वनाम के प्रकार हैं वो आपको आज मैं बताने जा रही हूँ। देखो, सर्वनाम के भेद, भेद का अर्थ क्या है, प्रकार। सर्वनाम के भेद मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम पहला भेद, पहला भेद मतलब पहला प्रकार। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा भेद है मतलब 6 नंबर का जो भेद है वह निजवाचक सर्वनाम। मतलब सर्वनाम के 6 प्रकार आपको 7वीं कक्षा में विश्लेषित रूप से यहाँ देखने हैं बच्चों। तो सर्वनाम के भेद में सबसे पहला जो प्रकार है यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगी। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम अथवा जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखो यहाँ हम सबको ये बताया गया है, मतलब उसकी परिभाषा यहाँ दी गई है। आपको विश्लेषित रूप से उदाहरण देकर मैं बताने वाली हूँ। कुछ बच्चों को परिभाषा देने के बाद समझ में नहीं आता, जब मैं उदाहरण बताती हूँ तो उन्हें वह समझ में आ जाता है। सर्वनाम के भेदों में से उसका मुख्य
जो प्रकार है पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है बच्चों? तो जिस शब्द से अथवा जिन शब्दों के लिए, जो शब्द जिन सर्वनाम शब्दों का बोलने वाला अथवा लिखने वाला खुद के लिए किन शब्दों का उपयोग करेगा। अब मैं बोल रही हूँ तो बोलते समय मैं किन शब्दों का उपयोग करूँगी खुद के लिए? मैं, मुझे, मेरा, हमारा, इस तरह से। मतलब बोलने वाला, उसे क्या बोला जाता है? वक्ता। वक्ता, उसकी छोटी सी परिभाषा भी ध्यान में रखो, सरलता से आसानी से आपको वह समझ में आ जाएगी। बोलने वाला, वही उसका उपभेद भी है, पहला प्रकार उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला खुद के लिए किन शब्दों का उपयोग करेगा? आप ही ऐसा समझो कि आप बोल रहे हो, स्वयं के लिए, खुद के लिए किन शब्दों का उपयोग करेंगे आप? मैं, मुझे, मेरा, हमारा, हमें। तो बोलने वाला खुद के लिए जिन शब्दों का उपयोग करेगा उसे कहेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब बोलने वाला खुद के लिए, बोलने वाला बोलते समय खुद के लिए जिन शब्दों का उपयोग करता है उसे कहेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उपभेद में से दूसरा प्रकार जो कि है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब सुनने वाला। अब श्रोता, सुनते समय पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा हम सब देख रहे थे। तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है बच्चों? तो बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जा रही है वह व्यक्ति, इनके लिए जिन शब्दों का उपयोग होता है उसे कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद हैं। बोलने वाला खुद के लिए जिन शब्दों का उपयोग करेगा, जैसे मैं, मुझे, मेरा, हमारा, ये बोलने वाला मतलब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा भेद, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम का ही उपभेद, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब सुनने वालों के लिए। सुनने वालों के लिए हम किन शब्दों का उपयोग करते हैं? तू, तुम, आप। इसे क्या कहेंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा उपभेद अलग है, प्रमुख भेद अलग है। पुरुषवाचक सर्वनाम ये सर्वनाम का मुख्य प्रकार है और मुख्य प्रकार होने के कारण उसके 3 उपभेद मैं आपको बता रही हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला उपभेद कौन सा था? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब बोलने वाला, जैसे कि मैं, मुझे, मेरा, हमारा। अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम दूसरा उसका उपभेद है, मतलब सुनने वालों के लिए हम किन शब्दों का उपयोग करेंगे? तू, तुम, आप, इन शब्दों का हम उपयोग करेंगे। तो वह क्या हुए? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम का ही तीसरा उपभेद है बच्चों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है वह व्यक्ति, तीसरी व्यक्ति, जिसके बारे में बात की जा रही है वह व्यक्ति मतलब तीसरी व्यक्ति। तो उसके लिए हम किन शब्दों का उपयोग करेंगे? यह, वह, ये, वे। तो आगे देखो, अब पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण में आपको कुछ बताऊंगी। जैसे कि देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद कौन से हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो इसके उदाहरण। प्रथम मतलब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जिस सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे कहेंगे उत्तम पुरुष, मतलब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं टीवी देखूंगा, यहाँ मैं जो है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब इसका ही उपभेद, पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा उपभेद वह क्या है? मध्यम पुरुषवाचक
सर्वनाम। तो देखो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जिस सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाया, जिस शब्द को उपयोग में लाया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहले ही मैंने आपको ये परिभाषा बताई कि सुनने वालों के लिए हम जिन शब्दों का उपयोग करेंगे उसे बोलते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब कोई आपकी बात सुन रहा है तो सुनते समय आप उसे किस तरह से सुनने वालों के लिए किन शब्दों का उपयोग करेंगे? तू, तुम, आप। यहाँ 2 उदाहरण बताए गए हैं। जैसे देखो, तुम चित्र बनाओ। यहाँ माताजी अपने बच्चे को चित्र बनाने के लिए कह रही है, मतलब बात सुना रही है। लेकिन सुनाते समय वह क्या बोल रही है, किस शब्द का उपयोग सुनने वाले के लिए उन्होंने उपयोग में लाया है? तुम चित्र बनाओ। इसलिए तुम क्या हुआ? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो आगे, आप इधर बैठिए। तो यहाँ आप, यह क्या हुआ? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? सुनने वालों के लिए। जब हम बात करते हैं तो सुनने वालों के लिए जिन शब्दों का हम उपयोग करेंगे उसे कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि तू, तुम और आप। एक पहला उदाहरण मैंने आपको बताया था, शिवाजी तुम प्रतिज्ञा करो। शिवाजी के गुरु ने ये बात उन्हें बताई थी, शिवाजी तुम प्रतिज्ञा करो। तो शिवाजी क्या है इस वाक्य में बच्चों? संज्ञा है। तो संज्ञा के बारे में कौन सा शब्द उपयोग में लाया गया है? तुम। लेकिन तुम कौन सा सर्वनाम है? तुम क्या हुआ? सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब सुनने वाला जब बोलने वालों के लिए बोलने वाला जिस शब्द का उपयोग करता उसे हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा उपभेद उसी का, मुख्य प्रकार का, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है बच्चों, यहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे बच्चों? जिसके बारे में बात की जा रही है। बोलते समय आप तीसरी व्यक्ति के बारे में बात करते हो। तीसरी व्यक्ति मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है उस व्यक्ति के लिए हम किन शब्दों का उपयोग करेंगे? यह, वह, इसका, उसका, उसने, इसने। तो इन्हें क्या कहेंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब यह, वह, ये, वे। इन्हें क्या कहेंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे देखो, वो झूठ नहीं बोलता, मतलब वो क्या हुआ? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके पास कार है, मतलब उसके, यह सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आई बात समझ में? अब हम मुख्य प्रकार की तरफ मुड़ेंगे। अब मुख्य पुरुषवाचक सर्वनाम के मैंने आपको 3 उपभेद बताए। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम सुनने वाला, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके बारे में बात की जा रही है वह व्यक्ति। मतलब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, मुझे, मेरा, हमारा, हमें। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तू, तुम, आप। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यह, वह, ये, वे, वो, उसने, उसके। यह क्या हुई? मतलब यह क्या हुए? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हुए। अब हम पहला प्रकार देख चुके हैं सर्वनाम का मुख्य प्रकार, जिसके कि हमने 3 उपभेद देखे। अगले प्रकारों के मैं आपको उपभेद नहीं बताऊंगी, लेकिन मुख्य प्रकार जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम हमने पहले देखा। अब सर्वनाम का दूसरा मुख्य प्रकार हम देखने जा रहे हैं बच्चों। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा यह है कि जो शब्द वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, स्थल
इनकी निश्चितता का बोध कराता है। एखाद वस्तु हो, पदार्थ हो, ठिकान मतलब स्थल हो, तो जब आप एखाद वस्तु आप जगह पर मतलब निश्चित जगह पर रख देते हो, तो आप निश्चित रूप से आप माता जी से वो बात बता देते हो, नहीं मैंने यही रखा था, यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये बात क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जिस शब्द से वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, स्थल इनकी निश्चितता का बोध होता है, ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखो उसके उदाहरण। यह किसकी टोपी है? मतलब यह टोपी की निश्चितता किसके बारे में हमें मालूम हो चुकी है? इस शब्द से। टेबल पर टोपी नज़र आ रही है और यह किसकी टोपी है, मतलब टोपी की निश्चितता का बोध हमें यह शब्द से होता है। इसीलिए बच्चों, जिस शब्द से आपको वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, स्थल इनकी निश्चितता का बोध होता है, उसे कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ये हमारे दादा दादी है। तो ये शब्द से सर्वनाम की निश्चितता का बोध होता है। ये क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम। दादा दादी की ओर इशारा किया गया है और ये हमारे दादा दादी है, मतलब ये जो शब्द है सर्वनाम की निश्चितता बताता है। इसीलिए सर्वनाम की निश्चितता का बोध कराने वाला जो शब्द होता है उसे कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके उदाहरण कौन से हैं? ये, यह, वह, ये, वे, इन्हें क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम की निश्चितता का बोध कराने वाला शब्द, वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, स्थल इनकी निश्चितता का बोध कराने वाले शब्द को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये हमारे दादा दादी है। यह टोपी किसकी है? मतलब ये दो वाक्यों में निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। अब देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा उसके नाम में ही छिपी हुई है। कैसे छिपी हुई है बच्चों? तो देखो कि जिस शब्द से अनिश्चय, मतलब जिस शब्द से हमें वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, स्थल इनका बोध नहीं होता, इनकी निश्चितता का बोध नहीं होता, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नहीं, ना, न इन शब्दों का उपयोग इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, स्थल इनकी निश्चितता का बोध नहीं शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो नहीं होता उसे क्या कहेंगे? ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि देखो मैं एक वाक्य आपको बताती हूँ, तभी आपको समझ में आ जाएगा। वाक्य बताने के बाद उदाहरण। कोई गाना सुनाओ। गाने का तो नाम बताया ही नहीं। कोई गाना सुनाओ मतलब सर्वनाम की कोई इस शब्द से सर्वनाम की निश्चितता का बोध नहीं होता, इसीलिए कोई शब्द क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मेरी जेब में कुछ पैसे थे। कुछ शब्द से हमें सर्वनाम की निश्चितता का बोध नहीं होता, इसलिए कुछ क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ रुपए माँ को दे दो। कुछ रुपए, निश्चित रूप से रुपयों का यहाँ उल्लेख किया गया है? नहीं। मतलब अनिश्चितता का बोध कराने वाला जो शब्द होता है, अनिश्चितता का बोध कराने वाली जो वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, स्थल होता है, उसे क्या कहेंगे बच्चों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कोई, किसी, किन्हीं, कुछ, इन्हें क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई खड़ा है।
कोई। पिताजी आपसे मिलने कोई आया था। कोई, कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब जिस शब्द से वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, स्थल इनके नामों का बोध नहीं होता उसे क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखो आगे का प्रकार हम देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा बहुत ही सुलभ और सरल है बच्चों। तो इसमें आप सबको ये देख लेना है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? उसके नाम में ही उसकी परिभाषा मतलब व्याख्या छिपी हुई है। जिस शब्द से प्रश्न का बोध होता है, वाक्य में आए हुए जिस शब्द से प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न ऐसा लगता है कि उस शब्द से प्रश्न पूछा गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे सरल और आसान प्रकार, जिस शब्द से प्रश्न का बोध हो उस शब्द को हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कौन खड़ा है? कौन। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? कितने। आप क्या लाए हो? क्या। मतलब क्या, कौन, किसने, कितने, ये क्या हुए? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से प्रश्न का बोध होता है तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे देखो यहाँ एक उदाहरण दिया है, यह टीवी कौन लाया? ये बच्चा टीवी की तरफ इशारा कर रहा है और पूछ रहा है यह टीवी कौन लाया? मतलब कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखो बच्चों दूसरा उदाहरण यहाँ दिया गया है, तुमने क्या खरीदा? इसमें से प्रश्न कौन से शब्द से पूछा गया है? क्या। क्या इस शब्द से प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए क्या यह शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। मतलब जिस शब्द से प्रश्न का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्या, कौन, किसने, कितने, इन्हें क्या कहेंगे हम? इन्हें क्या कहेंगे? कौन, क्या, कब, कहाँ, किसने, कितने, इन्हें क्या कहेंगे हम? सब प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि देखो तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? प्रश्न पूछा गया है कौन से शब्द से? कितने। तो कितने प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह क्या है? क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम अब तक कहाँ थे? कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह टीवी कौन लाया? कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखो बच्चों जिस शब्द से प्रश्न का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखो हमें अगला जो प्रकार है वह देखना है। जैसे कि अब ये प्रकार कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा ये भी बहुत सरल और आसान प्रकार है बच्चों, आपको सिर्फ जान लेना है। परिभाषा समझ में अगर आ गई है तो ठीक है, बार बार उसे पढ़ो, समझो। मैं भी आपको 2-3 बार बता रही हूँ और फिर बाद में आपको जब उदाहरण बताऊँगी तो उदाहरण बताने के बाद आप सबको परिभाषा मतलब व्याख्या जल्दी से समझ में आ जाएगी। संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम की व्याख्या मतलब परिभाषा यह है कि जब वाक्य में, सरलता से एक बात ध्यान में रखो, वाक्य में जब 2 सर्वनाम आते हैं और उन्हीं 2 सर्वनामों का एक दूसरे के साथ संबंध होता है तो उन्हें क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब इस वाक्य में 2 सर्वनाम आए हुए हैं, जिसकी, उसकी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसकी, उसकी। जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसी वैसी। तो देखो एक वाक्य में जब 2 सर्वनाम आते हैं और इन 2 शब्दों का, इन 2 सर्वनाम शब्दों का एक दूसरे के साथ संबंध होता है तब उसे क्या कहेंगे? संबंध
वाचक सर्वनाम, जैसे कि जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, जो, सो। जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा, जो, वह। आई बात समझ में? वाक्य में जब दो सर्वनामों का संबंध आता है तब एक दूसरे के साथ, तो उन्हें क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण देने के बाद आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, इन्हें क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखो, एक उदाहरण यहाँ बताया गया है कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। मतलब वो अथवा वह, जो, वह। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। जो, इस शब्द का संबंध किससे आता है? दूसरे वाक्य में से। वो इस सर्वनाम से आता है। इसीलिए वाक्य में जब दो सर्वनाम आते हैं और उनका एक दूसरे के साथ संबंध होता है तभी उसे क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखो दूसरा उदाहरण। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नई हो। मतलब वही, इस शब्द का संबंध दूसरे वाक्य में किस शब्द से आया हुआ है? जो, इस शब्द से आया हुआ है। इसीलिए वही और जो, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो कि वाक्य में, एक ही वाक्य में दो सर्वनाम आकर उसका संबंध एक दूसरे से जुड़ता है तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखो, अब आपको ये समझ में आया होगा। जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, जो, सो, जो, वह, इन्हें क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम बुढ़ेंगे ये जो आखिरी प्रकार है इसका, मुख्य प्रकार, वह कौन सा है बच्चों? निजवाचक सर्वनाम। छठा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखो। जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं अथवा उपयोग में लाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब स्वयं के लिए, खुद के लिए बात करते समय निज या बोलते बोलते हम कभी कभार क्या बोलते हैं? ये मेरा निजी मामला है। निजी का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत। मतलब खुद व्यक्ति खुद के लिए बात करते समय किन शब्दों का उपयोग करेगा? जैसे कि मैं ये कार्य स्वयं पूरा कर लूँगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ देखो, ये कार्य अथवा यह कार्य मैं स्वयं पूरा करूँगा। स्वयं, खुद, इन्हें क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। जो शब्द खुद के लिए, स्वयं के लिए उपयोग में लाए जाते हैं ऐसे सर्वनाम शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखो, मैं ये कार्य स्वयं पूरा करूँगा। स्वयं, वह खुद ही चला गया। वह खुद ही चला गया। तो देखो बच्चों, यहाँ खुद और यहाँ स्वयं, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। मतलब जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए उपयोग में लाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? निजवाचक सर्वनाम। स्वयं और खुद, यह दो उदाहरण उसके हैं। तो आप सबको ये समझ में आया होगा बच्चों कि सर्वनाम के 6 भेद, मतलब 6 प्रकार कौन से हैं। तो 6 भेदों में से मैंने आपको पहला प्रकार बताया। अभी आवृत्ति के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ। पहला प्रकार बताया पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके मैंने आपको 3 उपभेद बताए। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाला। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सुनने वाला। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके बारे में बात की जा रही है वह व्यक्ति। मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 3 उपभेद हमने देखे। और साथ ही साथ बच्चों मुख्य प्रकार, जो कि उसके बाद जो 5 प्रकार मुख्य प्रकार थे, पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद बताने के बाद मैंने आपको 5 उपभेद और बताए। उपभेद नहीं, मुख्य प्रकार बताएं पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद। पुरुषवाचक सर्वनाम का मुख्य प्रकार पहला
जिसके 3 उपभेद और साथ ही साथ अब दूसरा मुख्य प्रकार सर्वनाम का कौन सा है? कौन सा है बच्चों? दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के साथ साथ अब तीसरा प्रकार मैंने आपको ये सिखाया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रकार सिखाया प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रकार सिखाया संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा प्रकार सिखाया जो कि आपके सामने है निजवाचक सर्वनाम। आपको एक बात ध्यान में रखनी है बच्चों कि आप सबको आपकी जो कसौटी होती है उसमें बहुत सरल और आसान से सवाल होते हैं। परिभाषा तो आपको सवाल में अथवा प्रश्नों में ज़्यादातर नहीं पूछी जाती, लेकिन आप सबको किस तरह के प्रश्न होते हैं, स्वाध्याय में हो अथवा आपकी कसौटी में हो, तो आपको स्वाध्याय में जब आपको दूंगी तब आपको ये बात ध्यान में रख कर ही दूंगी कि आपको उसका सराव हो ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों का। जैसे कि एक वाक्य मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, शिवाजी तुम प्रतिज्ञा करो। इसके लिए आपको सवाल कौन सा होगा? रेखांकित सर्वनाम का प्रकार लिखो। तुम अधोरेखित किया गया है अथवा तुम यह शब्द रेखांकित किया गया है, तो तुम इस शब्द का आपको सर्वनाम का प्रकार लिखना है। तो आप मुझे बताएंगे कौन सा प्रकार है? कौन सा प्रकार है मतलब तुम, यह शब्द किस में आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद अगर आप बच्चों ने अच्छी तरह से समझ लिए हैं तो तुम कौन से उपभेद भी आपको अच्छी तरह से समझ में आए हैं, तुम कौन से प्रकार में आता है बच्चों? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान में आ गया? तो इस प्रकार के उदाहरण होंगे। अब एक उदाहरण और बताती हूँ, जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी। ऊपर आपको शीर्षक होता है प्रश्न का कि सर्वनाम का प्रकार लिखो। तो आपको समझ में आया होगा कि यह वाक्य जो है वह कौन से प्रकार का है? संबंधवाचक सर्वनाम। उत्तर के तौर पर आपको उत्तर के रूप में आपको क्या लिखना है? संबंधवाचक सर्वनाम। अब एक तीसरा उदाहरण आप सबको बताती हूँ, जैसे कि बुढ़िया अपना खाना स्वयं पका लेती थी। बुढ़िया अपना खाना स्वयं पका लेती थी। इसमें से स्वयं जो शब्द है वह खुद के लिए उपयोग में लाया गया है, स्वयं के लिए। तो वह कौन सा सर्वनाम हुआ? निजवाचक सर्वनाम। अगर स्वयं को अधोरेखित किया गया, रेखांकित किया गया, तो आपको वहाँ लिखना क्या होगा? आपको वहाँ क्या लिखना होगा? निजवाचक सर्वनाम। इस तरह के बहुत सरल और आसान से सवाल आप सबको होते हैं। और एक सवाल बताती हूँ और एक उदाहरण आपको बताती हूँ, जैसे कि दरवाजे पर कौन खड़ा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कौन इस प्रश्न से प्रश्न पूछा गया है, तो आपको सवाल क्या है? आपको इसका प्रश्न क्या होगा कि सर्वनाम पहचानो। वाक्य में से सर्वनाम पहचानो। कौन सा सर्वनाम है? कौन, उसका प्रकार लिखो। प्रश्नवाचक सर्वनाम। आई बात समझ में? इस प्रकार के सवाल आपको परीक्षा में, कसौटी में आपके होंगे, बहुत ही सरल और आसान होंगे बच्चों। तो ये जो परिभाषाएं मैंने आपको बताई, 6 प्रकार मैंने आपको बताए, तो 6 प्रकारों की परिभाषा अच्छी तरह से ध्यान में रखो बच्चों। और अगली वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से इसका स्वाध्याय दूंगी, उदाहरण दूंगी, और स्वाध्याय के तौर पर आपको उसे लिखना होगा। स्वाध्याय के तौर पर मैं आपको वह अगला वीडियो भेजूंगी। धन्यवाद।